इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, कैसे हैं सभी? देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज वर्सर इज दैट देयर इज प्रैक्टिकली नो रूम फॉर इंप्रूव्ड रिलेशंस एज लॉन्ग एज मिस्टर गुप्ता कीप्स द इशू फ्लोटिंग। अब कोई पर्सन कह रहा है कि जो और भी ज्यादा खराब चीज है वो ये है कि जब तक मिस्टर गुप्ता इस इशू को उछालते रहेंगे तब तक वहां पर रिलेशंस को इंप्रूव करने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक, अब हमें व्हाट इज वर्सर का सब्स्टिट्यूट बताना है। हमें ये बताने की जो व्हाट इज वर्सर हमने लिखा वो सही है या गलत है। ठीक है, व्हाट इज वर्सन जो हमने लिखा वो सही है गलत है, या व्हाट इज वर्स सही है या व्हाट इज वर्सिंग सही है। तो ए बी सी डी में से हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि बैड और इल ये दो वर्ड हो गए, इनकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई वर्स और इनकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई वर्स्ट। ये सबको पता होगा। चलो, उसके बाद में एक हमने लिखा वर्सन। ठीक है, ये वर्स, एक मिनट, ये वर्ब है। ठीक, ये जो वर्सन हमने लिखा ये वर्ब है और इसकी सेकेंड फॉर्म है वर्सन्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म है वर्सन्ड, वर्सनिंग, आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म मैंने यहां पे लिखी नहीं है, लेकिन आप लिखोगे तो वर्सन्स हो जाएगी, वर्सन्स। ठीक है, अब सबसे पहले ये डिफरेंस समझो। ये जो हमने लिखा बैड इल, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है। ठीक है, बैड एडजेक्टिव है, इल एडवर्ब है। ये इनकी पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, ये इनकी कंपैरेटिव डिग्री है और ये इनकी सुपरलेटिव डिग्री है। ये बातें सारे लोग पहले से जानते होंगे, बस थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा दे रहा हूं। तो बैड, वर्स, वर्स्ट ये क्या है सबको पता है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। अभी वर्सन क्या है? वर्सन जो है वो उस वर्स को, ये जो वर्स है ना एडजेक्टिव, ये इसकी वर्ब फॉर्म है। ठीक, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकेंड फॉर्म है, यही इसकी थर्ड फॉर्म है और यही इसकी आईएनजी फॉर्म है। ठीक, अब आपको समझना है कि जो वर्सन है ये वर्ब है। वर्सन का मतलब है और खराब कर देना, वर्स का मतलब है और खराब, एडजेक्टिव है। वर्सन का मतलब है और खराब करना, और खराब होना। ठीक है, दोनों मीनिंग होते हैं। वर्सन का मतलब और खराब होना भी होता है और खराब करना भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इस वर्स का और वर्सन का डिफरेंस अच्छे से समझ लेना कि भाई इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, वर्स क्या है, वर्सन क्या है।
वर्स है एडजेक्टिव, वर्सन है उस एडजेक्टिव की वर्ब फॉर्म, वर्स एडजेक्टिव है और वर्सन उस एडजेक्टिव को बनाई गई वर्ब है। वर्स का मतलब है और खराब, वर्सन का मतलब है और खराब होना या और खराब करना, ये बस ध्यान रखना है। जब ये बातें आपको ध्यान रहेंगी तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो हमने वर्सर लिखा है, वर्सर कोई वर्ड होता ही नहीं है, वर्स खुद ही कंपेटिव डिग्री होती तो वर्सर तो कुछ होता नहीं, तो वो गलत हो गया। ठीक है, वर्सिंग आप लिख नहीं सकते क्योंकि आईएनजी जो है ये वर्ब में ऐड होता है, वर्ब वर्स नहीं है, वर्ब वर्सन है। अगर आपको आईएनजी फॉर्म बनानी होगी तो वो आईएनजी फॉर्म ऐसे बनेगी, वर्सनिंग। ठीक है, तो वर्सिंग कोई फॉर्म होती नहीं है, ये गलत। तो ये जो सी और डी है ना, ये कोई फॉर्म नहीं होती है, वर्सर कोई फॉर्म नहीं होती, वर्सिंग कोई फॉर्म नहीं होती, ये दोनों गलत हो गया। अब या तो हम लिखे वर्स या हम लिखे वर्सन। ठीक, अगर हम वर्सन लिखेंगे, ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये देखो यहाँ पे लिखा ना वर्सन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमें पता है ये जो इज हमने लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अगर हम वर्सन को वर्ब मानेंगे तो इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। सारे बच्चों को पता है कि बी की अगर हम किसी भी फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब बना के लिखें, सब जानते हैं इस बात को, अगर हम बी की किसी भी फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब बना के लिखें तो उसके साथ में वर्ब जो होती है, मेन वर्ब, वो या तो आईएनजी फॉर्म में आती है अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब है एक्टिव वॉइस में, या फिर थर्ड फॉर्म में आती है अगर वो वर्ब पैसिव वॉइस में, फिर टेंस जो चाहे हो, यही होता है। तो बी की फॉर्म के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती। ये जो वर्सन है ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर के साथ आती नहीं है, या तो एनजी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये रहा आंसर। ये वर्स हमारी लिंकिंग वर्ब है और ये वर्स मतलब इज जो है वो हमारी लिंकिंग वर्ब है, वर्स एडजेक्टिव। तो आंसर है बी। अब जिन बच्चों ने बी आंसर किया था, चाहे सोच के किया था चाहे समझ के किया था, उनका तो हो गया सही, और जिन्होंने उसके अलावा कुछ और किया था उनका हो गया गलत। आ गया, बढ़िया। तो फिर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर बताएं सभी लोग। भाई सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर बताएं। हिज हेल्थ हैज वर्सन ड्रामेटिकली। बताओ सेंटेंस है क्या गलत? हिज हेल्थ हैज वर्सन ड्रामेटिकली, आ जाओ। तो यहाँ पे जैसे हैज हेल्पिंग वर्ब है, अब हमें पता है लिंकिंग वर्ब तो है नहीं कि इसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अभी जो वर्सन हमने लिखा है ये भले देखने में हमें लग रहा है ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। ये देखो लिखा ना वर्सन, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म वर्सनड होती है, तो हमें थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्सनड। हिज हेल्थ हैज वर्सनड ड्रामेटिकली। अगला क्वेश्चन देखो, sometimes it appears as if they are deliberately limiting their chances of survival in order to observe some customary or taboo। अब हमने कहा कि कई बार ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो जानबूझकर अपने चांसेस ऑफ सर्वाइवल को लिमिट कर रहे हैं, जिससे कि वो किसी कस्टमरी या किसी टैबू का पालन कर पाए। देखो आसान है, ये भी क्वेश्चन आसान है। यहां देखें सारे बच्चे, ये जो हमने टू ऑब्जर्व लिखा है ये वर्ब, ठीक है, नॉन फाइनाइट फॉर्म में है, इंफिनिटिव फॉर्म में, लेकिन वर्ब है। ये जो हमने सम लिखा है ये डिटर्मिनर है, ठीक है। अब अगर ये वर्ब है और ये डिटर्मिनर है तो आप इजीली गेस कर सकते हो इसका नाउन आएगा। तो जो और है ये कंजंक्शन है, ठीक। अब और कंजंक्शन से ये जो दो वर्ड्स हमने जोड़ रखे हैं, ये दोनों वर्ड उस ऑब्जर्व वर्ब के ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगर ये दोनों उसके ऑब्जेक्ट हैं तो ये दोनों ही नाउन होने चाहिए, है कि नहीं? अब देखो टैबू तो नाउन होता है, कस्टमरी नाउन नहीं होता है, इसकी नाउन फॉर्म होती है कस्टम। तो ये लिखो, कस्टमरी वर्ड जो होता है वो एक्चुअली एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और कस्टम नाउन होता है। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, कस्टम का मतलब क्या होता है? रिवाज।
कस्टमरी का मतलब होता है फॉर्मल, मतलब फॉर्मेलिटी टाइप चीजें जो हमें करनी पड़ती हैं। कस्टमरी का मतलब कोई हमने प्लान करके नहीं किया, बट वो हमें ऐसा करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि भाई टू ऑब्जर्व वर्ब है, ठीक है, सम डिटर्मिनर है। तो अगर वर्ब के बाद हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना है, डिटर्मिनर के बाद हमें नाउन लिखना है। कस्टमरी होता नहीं है नाउन, कस्टमरी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो हमने उसकी नाउन फॉर्म लिख दी कस्टम, ठीक। अच्छा, इसके बाद में मैंने देखा एक दो बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा समझने की कोशिश की कि यहाँ पे आर आएगा, इफ की जगह एज इफ दे, आर की जगह दे वर आएगा, ठीक है। मैं उनको भी समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ये जो हम वर यूज करते हैं ना सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, ये इमेजिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है। लेकिन अगर आप कभी कोई सिचुएशन गेस करो, कोई सिचुएशन आप अज्यूम करो जिसके लेकर आप श्योर नहीं हो कि ऐसा ट्रू है या नहीं है, आप उसको इमेजिन कर रहे हो, तो वहां पे वर मत लिखा करो। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। ही क्राइड या ही क्राइज एज इफ ही इज अ चाइल्ड, ठीक है। दूसरा मैंने एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एज इफ ही इज, एज इफ ही इज या ही वर अ चाइल्ड, he cries as if he is he were hurt, ठीक है। अब यहां पे सारे बच्चे ध्यान से देखना, हालांकि सबको पहले से पता होगा, मैं खुद ही टेंस में बहुत बार पढ़ा देता हूं उसको, ठीक है। अब हमने लिखा एज इफ ही इज अ चाइल्ड, एज इफ ही वर अ चाइल्ड, एज इफ ही इज अ चाइल्ड, एज इफ ही वर अ चाइल्ड। तो ध्यान देना है, ये जो हम इज लिख रहे हैं ना बच्चे, ये गेस है, ये जो है ये इमेजिनेशन है, अनरियलिटी है। तो ये जो हम वर लिख रहे हैं, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की फॉर्म होती है, जो ये एक्सप्रेस करती है कि लिखी गई सिचुएशन इमेजिनरी है। जो हम वर लिख रहे हैं ये इमेजिनेशन है, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं, ये इमेजिनेशन है, ठीक है। और ये जो इज है, ये आपका गेस है। गेस का मतलब आप ऐसा गेस कर रहे हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब दो चीजें देखो, सारे बच्चे ध्यान देंगे। हमने लिखा ही क्राइज एज इफ ही, सॉरी, ही क्राइज एज इफ ही इज हर्ट, एज इफ ही वर हर्ट। तो मान लो कोई पर्सन क्राई कर रहा है, और उसके क्राई करने के तरीके से आप गेस कर रहे हो कि लगता है इसके चोट लगी है। आपको पता नहीं कि चोट लगी या नहीं लगी है, बट आप गेस कर रहे हो कि हो सकता है इसको चोट लगी हो। तो आप यहां पे लिखोगे इज। इसका मतलब क्या है कि आपको नहीं पता है कि इसको चोट लगी है या नहीं, लेकिन उसके रोने के तरीके से आप ऐसा गेस कर रहे हो। चलो, अब मान लो कोई पर्सन है, उसको चोट नहीं लगी, हमें पता है उसको चोट नहीं लगी, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नाटक कर रहा है जैसे उसको चोट लगी हो, बट हम जानते हैं कि उसको चोट नहीं लगी। तब ये सिचुएशन इमेजिनरी हो जाएगी, फिर हम वर्ड लिखेंगे। तो यहां पर हम इज लिखेंगे तो भी सही है, वर्ड लिखेंगे तो भी सही है, मीनिंग अलग अलग। अब यही बात यहां देखो, ही क्राइज एज इफ ही इज अ चाइल्ड, ऐसे रोता है मानो कि बच्चा हो। तो जिस पर्सन को लेकर ये बात कह रहे हैं, हमें पता होगा कि वो बच्चा नहीं होगा। भाई मान लो कोई पर्सन है, उसके लिए हमने ही प्रोनाउन यूज किया है, तो इसका मतलब ये तो हो ही गया ना कि हम जानते हैं ये कौन है जो रो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये जानते हैं ये जो रो रहा है वो कौन है, तो फिर हमें ये भी पता होगा कि वो बच्चा है या नहीं है, ठीक। कोई पर्सन है, उसको देखकर हम ये नहीं बता सकते कि हर्ट है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अंदरूनी चोट लगती है, हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो हर्ट हो गए होते हैं, उनको चोट लग गई होती है, ठीक है। लेकिन देखकर हम ये तो नहीं बता सकते कोई हर्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन देखकर ये तो बता सकते हैं कोई पर्सन बच्चा है या नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज इफ ही इज अ चाइल्ड, एज इफ ही वर अ वर्ड, तो अगर हम यहाँ पर एज इफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो बच्चा होगा नहीं, क्योंकि अगर बच्चा होता तो हमें एज इफ नहीं लिखना पड़ता, फिर हम लिखते बिकॉज, बिकॉज ही इज अ चाइल्ड। तो अगर हम एज इफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं। अगर इमेजिन कर रहे हो तो केवल वर्ड सही है, इज गलत है, ठीक। तो अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसने ये रट रखा है कि एज इफ के साथ में तो हम वर लिखेंगे, तो वो अपने को सुधार ले, ठीक है, अपने को सुधार ले। ये जो आर लिखा है सही है। समटाइम्स इट अपीयर्स, कई बार ऐसा लगता है एज इफ दे आर डेलिबरेटली, कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, तो हो सकता है वो कर भी रहे हो,
तभी तो हमें ऐसा लग रहा है। तो वो जो आर लिखा है ना वो सही है, उसकी जगह वर मत लिख देना। तो ये जो हम एज इफ के साथ में, इफ के साथ में वर लिखते हैं बच्चे, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सब्जेक्टिव मोड होती है जो इमेजिनरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर मान लो कभी कोई सिचुएशन गेस करो, अज्यूम करो, जो कि ट्रू भी हो सकती है बाद में जाके, तो उसके लिए इनका यूज नहीं होता। ठीक, ये हमारा आंसर। तो कुल मिला के आंसर वही है कि कस्टमरी की जगह कस्टम लिखो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। What if the government itself fails to tackle that divisions and lets part of that country drift into anarchy again? ठीक है, अब कोई पर्सन कह रहा है व्हाट इफ, क्या होगा अगर जो गवर्नमेंट है वो खुद ही इस डिविजन्स को टैकल करने में फेल हो जाए और जो कंट्री है, जो देश है, उसको फिर से अनार्की में ड्रिफ्ट हो जाने दे, अव्यवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा अब हमें बताना है। तो देखो, ये जो डिविजन्स नाउन है प्लूरल है, प्लूरल नाउन के साथ में दैट आता नहीं, दैट आता है सिंगुलर नाउन्स के साथ में। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। दीज लिखोगे, दीज प्लूरल के साथ आता है, यहाँ सिंगुलर लिखा हुआ तो ये गलत। ठीक है, अब या तो हम टू टैकल लिखें या टू टैकल लिखें। हमें पता है इन्फिनेटिव बनाते हैं तो हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है, तो ये जो हमने टू के साथ टैकल लिख रखा है ये गलत। ये आंसर, टू टैकल दीज डिविजन्स। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सही कर लेना, क्वेश्चन मार्क नहीं है, गड़बड़ है। तो लिखो व्हाट इफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ फेल्स टू टैकल दैट डिवीजन एंड लेट्स पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्रिफ्ट इनटू एनार्की अगेन। क्या होगा अगर जो गवर्नमेंट है वो खुद ही फेल हो जाए इन डिविजन्स को टैकल करने में, संभालने में, और देश को मतलब खिसक जाने दे। ड्रिफ्ट का मतलब किसी चीज का खिसक जाने, ठीक है, खिसक जाने दे अनार्की की स्टेट में, फिर से अव्यवस्था में देश चला जाए तो। अगला देखो, there is direct evidence that when learning occurs, the neurochemical communication between neurons is facilitated and less input is required. आंसर सभी लोग आंसर करेंगे, तब तक मैं व्हाट्सएप चेक कर लूं क्या आ गया। आसान क्वेश्चन है, सभी जान गए होंगे। दिखाई दे गया सबको एरर? चलो, इसमें देखो, ये जो THEIR देयर हमने लिखा ना बच्चे, ये गलत है, इसकी जगह लिखिए THERE। ठीक, हालांकि दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। THERE और THEIR, देखो, THERE देयर जो है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, और हम इसको कई बार सेंटेंसेस में, जब हमें किसी चीज के एग्जिस्टेंस को रेफर करना होता है कि कोई चीज है या नहीं थी या नहीं होगी या नहीं, ये बताना होता है, तो हम इसको एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट बना के भी लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो ये तो गए THERE देयर। अच्छा, THEIR देयर जो है ये पजेसिव डिटरमिनर है, ये पजेसिव डिटरमिनर है, और इसका यूज हम सेंटेंसेस में तब करते हैं जब हमें किसी नाउन के साथ में इसका यूज करना, मतलब इसका यूज हमेशा नाउन के साथ किया जाता है। ठीक है, तो वो जो THEIR देयर हमने लिखा है ना, वो गलत लिखा हुआ है, उसकी जगह लिखो THERE, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट। ये बिल्कुल उस तरीके से हो गया जैसे हम कहें देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ठीक है, देयर कार, देयर ट्रेन इज लेट। हालांकि पता नहीं मैं बातें आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये तो सबको पहले से ही पता होंगी। देयर ट्रेन इज लेट। तो यहां देखो, ये जो देयर हमने लिखा है ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो देयर है ये डिटरमिनर है जो ट्रेन नाउन के साथ लिखा गया। तो THEIR देयर जो होता है ये डिटरमिनर होता है, इसका यूज हमेशा नाउन के साथ किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक, एक क्या नाम है, CDS का पुराना पेपर है, मतलब एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी से रिलेटेड है। एक CDS के पेपर में क्वेश्चन आया किसी साल, क्वेश्चन देखो क्या था, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये था बच्चों, नाउ पीपल हैव बैंक्स, now people have banks to deposit their money there। कॉमन एरर वाले सेक्शन में क्वेश्चन आया था, हालांकि बड़ा था, इससे भी बड़ा था, लेकिन जो मेन पार्ट था जिसमें एरर थी मैंने उतना लिखा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ये CDS के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया वो क्वेश्चन है, UPSC करवाता है ना।
नाउ पीपल हैव बैंक्स टू डिपॉजिट देयर मनी देयर। अब लोगों के पास बैंक्स हैं अपना पैसा वहां जमा करके रखने के लिए। पहले क्या होता था, लोग घरों में पैसा रखते थे, चोरी हो जाता था, लूट जाता था। अब क्या है, बैंक्स हैं, बैंक में जाके अपना पैसा जमा कर दो, आपके अकाउंट में उतना पैसा दिखाता रहेगा, बैंक से भले चोरी हो जाए बट आपके अकाउंट में तो है। ठीक, तो बात समझ में आई? इसमें कैसे जो हम पढ़ रहे हैं वही है। ये देखो, ये मनी नाउन है, तो मनी नाउन से पहले आना चाहिए डिटरमिनर, बाद में आना चाहिए एडवर्ब। नहीं, ये बाद वाला भी मैं गलत लिखना था, दोनों गलत थे उसमें। वो जो पेपर था उसमें दोनों ही गलत थे, दोनों को ही सही करना था। तो अब हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस देयर को लाना पड़ेगा यहाँ और इसको लाना पड़ेगा यहाँ। तो ये दोनों वर्ड्स, इनका अपना डिफरेंस याद रखो। विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक, अब एक चीज मुझे बता दो, अगर ये क्वेश्चन केवल इतना लिखा हो तो आप इसे सही कहोगे या गलत? मान लो कॉमन एरर में एक क्वेश्चन आए और केवल इतना लिखा हो, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बताओ सही है गलत? मतलब पॉपुलर कंट्रीज भी गलत है, कंट्री करना पड़ेगा। चलो ये तो खैर तब भी गलत होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ये जो हमने लिखा इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज, तो ये जो इंडिया है ना वो एक सिंगल कंट्री है, तो उसके लिए हमें कंट्रीज नाउन यूज करना चाहिए, एक गलती। ठीक है, ये हो गई। ये जो हमने कंट्रीज लिखा ये भी गलत हो गया। तो ये जो सी और डी दो एग्जाम्पल है बच्चे, ये दो एग्जाम्पल गलत हो गए कंट्रीज की वजह से, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसको कंट्रीज नहीं कह सकते, उसको हमें कंट्री कहना पड़ेगा। ठीक है, तो सी और डी ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब यहां पर जब देखोगे आप तो ए और बी दो ऑप्शन है, दोनों में डिफरेंस बस एडजेक्टिव का है। ये जो पॉपुलर है ये भी एडजेक्टिव है और पॉपुलस है ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉपुलर का मतलब आप सबको पता ही है, पॉपुलर का मतलब फेमस, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता है। ठीक है, और पॉपुलस का मतलब क्या होता है? पॉपुलस का मतलब होता है डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, मतलब जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो पॉपुलस जो है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो हमें देखना है कि वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है, पॉपुलस कंट्री है, तो आंसर है पॉपुलस है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश। अब तो हालांकि पहला हो गया। ठीक है, तो विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अगले पेज, इंडिया, a country of more than 1 billion population, is emerged as the economic superpower of the world. आंसर बताएं सभी बच्चे। इंडिया, a country of more than 1 billion population, is emerged as the economic superpower of the world. सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सभी बच्चे बताएंगे सोच समझकर, कि जो एमर्ज वर्ब है, ठीक है, ये जो वर्ब है अगर आप इसका मीनिंग जानते हो, जो कि पता होना चाहिए सबको, ठीक है, तो ये कैसी वर्ब है, डूइंग या हैपनिंग? इमर्ज का मतलब इमर्ज करना है या इमर्ज का मतलब इमर्ज होना है, बस ये बता दो। ये वर्ब डूइंग है या हैपनिंग है? अगर आप लोग इस वर्ब का मीनिंग जानते हैं, जो कि सबको इसका मतलब पता होना चाहिए, तो बस ये बता दो कि इमर्ज वर्ब डूइंग है या हैपनिंग है। इमर्ज का मतलब इमर्ज करना है या इमर्ज का मतलब इमर्ज होना है, बस ये बताओ। इसका मतलब इमर्ज होना होता है, इमर्ज करना मतलब सामने आना, प्रकट होना। ठीक है, तो ये डूइंग नहीं है, हैपनिंग वर्ब है। हैपनिंग वर्ब होने का मतलब ये हुआ कि वर्ब इंट्रांसिटिव है। देखो, जो डूइंग वर्ब्स होती है ना बच्चे, डूइंग वर्ब्स जो होती हैं वो ट्रांसिटिव भी होती हैं और इंट्रांसिटिव भी होती हैं। ठीक है, दोनों तरीके की होती हैं, लेकिन हैपनिंग वर्ब्स हमेशा इंट्रांसिटिव होती हैं। हैपनिंग वर्ब्स हमेशा इंट्रांसिटिव होती हैं। तो ये वर्ब हैपनिंग है, इंट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव बनने का मतलब ये कि नो पैसिव। तो अगर मान लो कोई वर्ब इंट्रांसिटिव है तो हम उसका पैसिव वॉइस में यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इज इमर्ज्ड पैसिव फॉर्म ही है, क्योंकि बी की किसी भी फॉर्म के साथ में अगर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो ये वर्ब पैसिव बनेगी।
ठीक है, तो एरर समझ में आ गई क्या है? ये जो हमने इज हेल्पिंग वर्ब लिखी है, इसके साथ हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है। ठीक, तो अगर हम कभी भी किसी बी की फॉर्म के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वो हमारी वर्ब पैसिव होगी। तो इज इमर्ज जो हमने लिखा है ये वर्ब पैसिव है, लेकिन ये वर्ब पैसिव होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हैपनिंग वर्ब है, इसका पैसिव बन नहीं सकता। हैपनिंग वर्ब्स इंट्रांसिटिव होते हैं, उनका पैसिव नहीं बनता। तो अब हम इसे कैसे सही करें? कैसे सही करें? एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो एक्टिव बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है आसान से। ठीक है, क्या एक ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये जो एमर्ज है ना, इसकी जगह हम एमर्जिंग लिख दें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा कि इंडिया जो कि 100 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन का देश है, इज एमर्जिंग एज द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर बनके उभर रहा है। इज एमर्जिंग का मतलब बनकर उभर रहा है, या तो हम इज एमर्जिंग लिख दें तो सही हो जाएगा, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इज हटा के हैज लिख दें, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दें, हैज एमर्ज लिख दें तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा एक्टिव वॉइस का कि इंडिया कंट्री ऑफ मोर देन 1 बिलियन, भारत जो कि 100 करोड़ से ज्यादा मतलब जनसंख्या का देश है, हैज एमर्ज एज द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। वो विश्व की मतलब एक आर्थिक विश्व मतलब आर्थिक सुपर पावर बन के उभरा है। तो आप दोनों तरीके से सही कर सकते हो, चाहे एमर्जिंग करो चाहे हैज एमर्ज कर लो। ठीक है, या तो इमर्जिंग कर लो या हैज एमर्ज कर लो। तो कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया करो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। मेन वर्ब जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, तो उसको ना चेंज करके अगर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके सेंटेंस सही हो तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो। तो इसकी जगह लिख दो हैज। इंडिया कंट्री ऑफ मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन हैज एमर्ज्ड एज द इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। चलो आंसर हो गया। अगले पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन आसान है। Happy is the man who acquired the habit of reading when he is young। अब आप पूरे सेंटेंस में पढ़ोगे तो पाओगे कि हमने यहां पर प्रेजेंट टेंस यूज किया। हम कह रहे हैं वो आदमी खुश होता है जो बचपन में जब वो यंग होता है तब उसकी पढ़ने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। अब जब आपको ये समझ में आ जाए तो प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा टेंस देखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर बात नहीं कर रहे, ये एक जनरल फैक्ट है। एक जनरल फैक्ट है जो ऑल टाइम करेक्ट है। ठीक है, तो अगर ये जनरल फैक्ट है तो ये होना भी प्रेजेंट टेंस में चाहिए। ठीक है, अभी जो अक्वायर्ड वर्ब हमने लिखे तो प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो इसको प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, वाज अक्वायरिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो भी गलत है। अब या तो हम हु अक्वायर्स लिखें या हु अक्वायर लिखें। अच्छा, हु के साथ में हम अक्वायर एक्वायर्स दोनों लिख सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि हु का यूज हमने किसके लिए किया। अब हम देखें तो हु का यूज हमने किया मैन के लिए, मैन है सिंगुलर। तो अगर हम हु का यूज कर रहे हैं मैन के लिए जो कि सिंगुलर नाउन है, तो हु भी सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो अगर हु सिंगुलर हो गया तो हम हु के साथ में सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। सिंगुलर वर्ब लिखोगे तो आंसर ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है। हैप्पी इज द मैन हु एक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग। अगले पे आ जाओ। रेडियम इज सो एक्सपेंसिव दैट यू कुड बी अ मिलियनियर इफ यू ओन ओनली हाफ अ पाउंड ऑफ इट। हम किसी पर्सन से कह रहे हैं कि रेडियम इतना महंगा है, ठीक है, दैट यू कुड बी अ मिलियनियर, कि आप करोड़पति होते अगर आपके पास आधा पाउंड होता। आधा पाउंड तक अगर मिलेनियम होता तो आप करोड़पति होते। इतना महंगा है। आंसर बताओ, बताओ भाई। रेडियम इज सो एक्सपेंसिव। अच्छा, एक चीज बता दो मुझे, क्या ये जिस पर्सन से बात कही जा रही है उसके पास वो मिलेनियर होगा या नहीं होगा, उसके पास रेडियम होगा कि नहीं होगा, बस ये बता दो। क्या जिस पर्सन से हम ये बात कह रहे हैं उसके पास होगा रेडियम या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो मिलेनियर होता। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि आज इसके पास नहीं है लेकिन कल इसे रेडियम मिल जाए, जाए बाजार से खरीद लाए जाके, या बुक कर दे अमेजन से इसके घर पे आ जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि फिर तो मिलेनियर वो हो जाएगा जिससे आपने खरीदा रेडियम, पहली चीज। दूसरी चीज, रेडियम ऐसी चीज भी नहीं है जो मार्केट में बिकती हो। ठीक है, इसको आप खरीद बेच भी नहीं सकते, होगा ही नहीं तो बेचोगे कहां से? ठीक है, तो ये रेडियम जो है वो ऐसी चीज है जो मतलब गवर्नमेंट्स के पास होती है, ये पब्लिक के पास इसका पोजीशन होता नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये जो सिचुएशन लिखी है ये इमेजिनरी सिचुएशन है, आप इसको कंडीशनल मान सकते हो, सेमी क्लोज कंडीशनल। ठीक है, तो जब ये बात आपको समझ में आ जाए कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस की जा रही है सिचुएशन तो इमेजिनरी है, ठीक है,
तो जब हम इमेजिनरी सिचुएशंस लिखते बोलते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो ये जो हमने कुड वुड लिखा है ये सही है, ठीक है। यहां पर हमें ऑन की जगह ऑन लिखना चाहिए, अभी जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि जब हम कोई सिचुएशन इमेजिन करें जो रियल ना हो, अनरियल हो, तो वहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म्स लिखनी चाहिए जो कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड होते हैं और पास्ट के इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए रेडियम इज सो एक्सपेंसिव, रेडियम इतना महंगा होता है, दैट यू कुड बी अ मिलेनियर, कि आप मिलेनियर होते हो, नहीं आप नहीं हो, ठीक है, आप मिलेनियर होते इफ यू ओन्ड ओनली हाफ पाउंड ऑफ इट, अगर आपके पास आधा पाउंड ही होता तब भी, बट नहीं है, हो भी नहीं पाओगे। तो ये इमेजिनेशन है। सेमी क्लोज कंडीशनल होते हैं ना, इसको बिल्कुल वैसे समझ लो, ऐसे देख लो, इफ यू हैड wings, if you had wings you could fly to नेपाल, अगर आपका पंख होते तो आप उड़ के नेपाल चले जाते। अब हमें पता है ना तो पंख है ना ही कभी होंगे, तो ये है कंडीशन, ये क्या है, ये इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है, और ये इसका इमेजिनरी रिजल्ट है। तो जब हम ऐसे सेमी क्लोज कंडीशनल्स लिखते हैं जिनमें हम इमेजिनरी सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, तो जो इमेजिनरी रिजल्ट होता है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं कुड वुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, और जो इमेजिनरी कंडीशन होती है उसको लिखते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो ये कंडीशन तो सबने पढ़ा होता, सबको ही पता होता, तो ध्यान से देखो ये वही तो है, ये है कंडीशन कि अगर आपके पास आधा पाउंड भी रेडियम होता, इमेजिनरी कंडीशन है, तो रिजल्ट क्या, तो रिजल्ट होता है कि आप करोड़पति होते, लेकिन जब है ही नहीं तो करोड़पति बनोगे कहां से। तो इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी रिजल्ट है, बात समझ में आ रहा है, तो वहां पे आएगा ओन्ड। अब ये कौन, अच्छा बताओ, कोई बच्चा क्या ऐसा था अपनी क्लास में जिसे ये बात ना पता रही हो? क्या कोई भी कैंडिडेट अपनी क्लास में ऐसा था जो इस क्वेश्चन को या इस बात को जो मैंने यहाँ पे बताई है पहले से ना जानता रहा हो? कोई भी था क्या कोई ऐसा जो इस बात को पहले से ना जानता हो? ये जो मैंने बताया है कि इफ यू हैड विंग्स यू कुड फ्लाई टू नेपाल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शी इज एक्सपेक्टेड टू बी अ कैंडिडेट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक अ स्टैंड फॉर, ठीक है, रेडिकली इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमें इसका आंसर बताना है, रेडिकली इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एक दो चीजें मैं आपको बता दूं पहले, ये जो हमने इकोनॉमिक्स लिखा है और ये जो इकोनॉमिक्स लिखा है ये गलत है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो नेम ऑफ सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक का मतलब है रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है। तो हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हमने इकोनॉमिक्स टर्म लिखा ना ये गलत है बच्चे, हमें इकोनॉमिक्स टर्म नहीं यूज करना चाहिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम होता है, लेकिन हमें सब्जेक्ट को नहीं, हमें इकोनॉमी को रेफर करना है। तो इकोनॉमी से जब हम रिलेटेड चीजों को रेफर करते हैं तो वहां पर इकोनॉमिक वर्ड का यूज होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक। तो जो इकोनॉमिक्स है ना ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, तो ये हमें सब्जेक्ट की बात नहीं करनी, हमें बात करनी है इकोनॉमी की। तो ये जो ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन ये आपके गलत है इकोनॉमिक्स लिखने की वजह से। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, बी और डी। बी और डी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या लिखा, रेडिकली इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन डी ऑप्शन में है, और रेडिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका बी ऑप्शन में। तो हमें डिसाइड करना है कि बी और डी में से कौन सा सही है। तो देखो बी और डी में से कौन सा सही है, जो देखते हैं। बी और डी में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन नाउन यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नाउन यहां भी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव यहां भी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव यहां भी लिखा हुआ है। अब जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे हमने रेडिकली लिखा जो कि एक एडवर्ब है, और यहां पे रेडिकल लिखा जो कि एक एडजेक्टिव है। अब देखो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कोई भी समझ सकता है कि जो इकोनॉमिक एडजेक्टिव है ये तो नाउन को डिस्क्राइब कर ही रहा है, ठीक। यहां पे जो रेडिकल हमने एडजेक्टिव लिखा है
ये रेडिकल एडजेक्टिव भी ट्रांसफॉर्मेशन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, क्योंकि रेडिकल एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा नहीं। यहाँ पे जो हमने रेडिकली लिखा है वो इकोनॉमिक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये जो इकोनॉमिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को दोनों में डिस्क्राइब कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का बदलाव, किस तरीके का बदलाव, ठीक है, तो वो हमने बता दिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें डिसाइड ही करना है कि रेडिकली जो है या रेडिकल वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब करेगा। वो डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, या वो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक होना चाहिए। तो बस ये बता दो, रेडिकली इकोनॉमिक या रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बस ये बताओ। रेडिकल का यूज हम किसको डिस्क्राइब करने के लिए करें, इकोनॉमिक को या ट्रांसफॉर्मेशन को, बस ये बता दो। मतलब दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब टेक्निकली तो हम दोनों जस्टिफाई कर सकते हैं, हम रेडिकली इकोनॉमिक को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिकली जो वर्ड है वो एडवर्ब है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर देगा, और रेडिकल जो है वो एडजेक्टिव है, नाउन ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करेगा। तो हमें सोचना है रेडिकल क्या होता है, रेडिकल इकोनॉमी होती है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बस ये बताना है आपको। दिमाग यूज करके थोड़ा सा बस ये बता दो कि रेडिकल होता क्या है। रेडिकल इकोनॉमी होती है, रेडिकल इकोनॉमी होती है, या रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रेडिकल होता क्या है, बस ये बताओ। रेडिकल का मतलब समझते हो, जो अचानक से बहुत तेजी से हो जाए, कुछ ऐसा। तो रेडिकल जो है ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकता, ये ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है धीरे धीरे बदलाव, बहुत धीरे धीरे होता है लंबे समय में। एक होता है अचानक से हुआ बदलाव, उसको हम कहते हैं रेडिकल, बहुत तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में हुआ बदलाव। तो हमें पता है कि जो रेडिकल वर्ड है ना वो इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है। तो अगर वो इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्मेशन का हो सकता है, तो आंसर आपका बी हो गया, रेडिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आंसर है बी, ठीक है। ये पेपर में वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगला देखो, the viability of the multinational corporate system depends upon the degree in which people will tolerate the unevenness it creates। अब हमने कहा कि viability का मतलब होता है वर्केबिलिटी, कि कोई चीज वर्केबल है नहीं है, फिजिबिलिटी कि काम करेगी या नहीं। तो हमने कहा द वाइबिलिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सिस्टम है इसकी जो वाइबिलिटी है, वर्केबिलिटी है, वो डिपेंड करती है, किस बात पर डिपेंड करती है, अपॉन द डिग्री, उस डिग्री पर, किस डिग्री पर, इन विच पीपल विल टॉलरेट द अनइवननेस इट क्रिएट्स, ठीक है, उस डिग्री तक जिस डिग्री तक लोग बर्दाश्त करेंगे इससे उत्पन्न हुई असमानता को। मान लो कोई नया सिस्टम आया, कोई नया कल्चर आया, तो उससे कुछ असमानता उत्पन्न होगी। तो जिस हद तक लोग उस असमानता को बर्दाश्त कर सकते हैं उस हद पर डिपेंड करेगा उस सिस्टम की वाइबिलिटी, कि ये सिस्टम वाइबल है कि नहीं है। अब मान लो लोगों ने उससे जो असमानता उत्पन्न हुई, लोगों ने उसको टॉलरेट नहीं किया, विरोध किया उसका, तो ऐसा सिस्टम काम नहीं करेगा। या मान लो किसी सिस्टम के आने से, किसी नए कल्चर के आने से कोई असमानता हुई लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, टॉलरेट कर लिया, तो फिर वो सिस्टम टिक जाएगा और काम कर लेगा, ठीक है। तो हमें ये समझना है। तो यहाँ पे अब आंसर बताना है, बात तो समझ में आ गई, अब ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम की जो वाइबिलिटी है वो डिपेंड करेगी उस डिग्री तक जिस डिग्री तक लोग सहन कर लेंगे। अब मान लो ये डिग्री है, लोग टॉलरेट कर रहे हैं, तो ये टॉलरेंस की डिग्री हो गई, कि कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के आने से जो अनइवननेस क्रिएट हुई है, तो उस अनइवननेस को किस हद तक लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जो डिग्री है वो कहां तक है। तो सबको पता होगा जो फाइनल पॉइंट होता है, मान लेते हैं लोगों ने यहां तक टॉलरेट किया, तो ये जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट की प्रिपोर्शन 2 होती है, सबको पता है। कोई काम होता है तो वो कहां तक हुआ, कहां तक नहीं हुआ, तो वो जो लास्ट पॉइंट होता है उसकी प्रिपोर्शन 2 होती है। तो ये जो हमने इन प्रिपोर्शन लिखी है गलत है, इसकी जगह लिखो 2, ये आंसर। The viability of the multinational corporate system depends upon the degree to which people will tolerate the unevenness। शॉर्ट में आप इसको ऐसा समझ सकते हो, people will tolerate the unevenness it creates dash
दिस डिग्री। अब ये ब्लैंक आपको फिल करना है। मैंने उस बात को थोड़ा आसान सीधे शब्दों में लिख दिया। बताओ क्या ब्लैंक में प्रेपोजिशन लिखोगे? यहां पे आपको प्रेपोजिशन यूज करनी है, ठीक है? अपने आप बता दो क्या लिखोगे। पीपल विल टॉलरेट द अनइवननेस इट क्रिएट्स डैश दिस डिग्री। अब हमने कहा जो लोग हैं वो इससे उत्पन्न हुई असमानता को बर्दाश्त करेंगे डैश दिस डिग्री। अब दिस डिग्री से पहले आपको प्रेपोजिशन लिखनी, कौन सी लिखोगे बस बता दो, ये बता दो। वेयर का जहां पे रिप्लाई करना हो वहां पे टू या आप टू लिखा करो, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगी टू। पीपल विल टॉलरेट द अनइवननेस इट क्रिएट टू दिस डिग्री। भाई इस डिग्री तक लोग बर्दाश्त करेंगे, इसके आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब ये फाइनल पॉइंट हो गया। अगर ये फाइनल पॉइंट हो गया तो टू प्रेपोजिशन आ जाएगी, ठीक है? वही टू प्रेपोजिशन जो वहां चाहिए वो हमने यहाँ लिख दी। अब वहां पर ये समझना कि टू आएगा, आसान है, लोग समझ जाते हैं, ठीक है? नहीं आपको हिंट दोगे तब भी जान जाएंगे। यहाँ पे पता नहीं क्यों दिमाग कट जाता है। भाई बात तो एक ही है ना, एक ही बात को अगर अलग अलग सेंटेंस में कहा जाए तो क्या हम कंफ्यूज हो जाएंगे? इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी चीज होती है। सीखते समय हमारा फोकस कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए, बेसिक्स पे होना चाहिए, फंडामेंटल्स पे होना चाहिए। अगला देखो, नेक्स्ट हमने लिखा विद इट्स ओवरऑल पॉपुलैरिटी स्लाइडिंग। स्लाइड का मतलब कम होना, कि इसकी जो ओवरऑल पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है। द पार्टी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स। तो जो पार्टी है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, अपने देश में मान लो कोई पार्टी की बात हो रही है ऐसा मान लो, तो उसको मेहनत करनी होगी किस लिए? टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स, लीडर्स की नई जनरेशन लाने के लिए, ठीक? यहां तक आ गया। अब देखो हमने टेंस कौन सा लिखा? विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। विल हैव बीन वर्किंग हार्ड जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये गलत है। अब कोई बच्चा सोचे कि भाई क्यों गलत है, तो आंसर ये है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, बिना पॉइंट ऑफ टाइम या बिना ड्यूरेशन ऑफ टाइम के नहीं यूज करना चाहिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप तभी यूज करें जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन हो। तो यहाँ कोई पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दे रखा, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये जो नो इंप्रूवमेंट है ये तो आंसर होने से रहा। अब क्या लिखें? द पार्टी विल हैव टू वर्क हार्ड, द पार्टी विल हैव टू हार्डली वर्क। हार्डली वर्क आप लिख नहीं पाओगे, हार्डली नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है तो उसको दोबारा से पॉपुलर बनने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? हार्डली लिख दोगे तो मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब उन्हें काम नहीं करना, काम नहीं करने से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है? द पार्टी विल हैव टू वर्क हार्ड। अच्छा हार्डली इसमें भी लिखा लो, ये भी गलत हो गया। हार्डली का मीनिंग नेगेटिव होता है ना बच्चों, तो आंसर हो गया ये। द पार्टी विल हैव टू वर्क हार्ड, पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, कि पॉपुलैरिटी जो ओवरऑल है वो पार्टी की पहले से कम हो रही है, तो पार्टी को और मेहनत करनी पड़ेगी नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स को लाने के लिए। तो आंसर है ए। अगला देखो, a focused program to universalize education and skill training would potentially keep juveniles from coming into conflict within the law। हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन मैं चाहता हूं एक बार आंसर आप लोग बता लो, फिर मैं समझा दूंगा। सारे बच्चे एक बार अपने आप आंसर बताने की कोशिश करें। He would often quarrel, वो अक्सर झगड़ता था। अब किसके साथ झगड़ता था? सेकेंड पार्टी कौन है? मान लो आप झगड़ा कर रहे हो तो एक पार्टी तो आप हो गए, पार्टी वन। दूसरी पार्टी कौन है जिससे आप झगड़ा कर रहे हो? तो जो भी हमारे साथ किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड या इन्वॉल्व सेकेंड पार्टी होती है उसकी प्रेपोजिशन विद होती है। उसके बाद हम कौन सी प्रेपोजिशन लिखते हैं? विद। ही वुड ऑफन क्वेरल विद हिज कजन, वो अक्सर अपने कजन से झगड़ करता था। अब यहाँ पे हमने कहा कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब भी झगड़ना ही होता है, भिड़ना होता है। अब जुवेनाइल्स बाल अपराधी, जुवेनाइल्स जो होते हैं वो बाल अपराधी होते हैं। जुवेनाइल्स हो गए P1। जुवेनाइल्स फ्रॉम कमिंग इनटू कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट विद व्हाट? किससे कन्फ्लिक्ट? भाई जुवेनाइल्स का कन्फ्लिक्ट होगा तो किससे? सेकंड पार्टी कौन है? जब आप कन्फ्लिक्ट करते हो तो कन्फ्लिक्ट का मतलब तो भिड़ंत होना है, किससे भिड़ंत हो रही है? दूसरा पार्टी कौन है? तो विद। तो विद इन की जगह लिखो विद, कमिंग इनटू कन्फ्लिक्ट विद द लॉ। अगला देखो, इट कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर का मतलब रिक्वायर होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। कॉल फॉर ना एक फ्रेजल वर्ब होती है बच्चे, कॉल फॉर का मतलब रिक्वायर है, डिमांड होता है। ठीक, इट कॉल्ड फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड एट जेंडर अगेंस्ट। देखो बेस के साथ हमेशा प्रेपोजिशन लिखा करो ऑन, बेस्ड ऑन समथिंग।
कोई भी चीज जब बेस की जाती है तो वो जिस चीज पर बेस होती है, जो उसकी फाउंडेशन होती है, जो उसका आधार होता है, उसके साथ प्रेपोजिशन ऑन यूज होती है। तो बेस के साथ में एट यूज होता नहीं है, बाई यूज होता नहीं है, इन यूज होता नहीं है, ये आंसर। तो केवल हमें ये पता होने से कि बेस के साथ में प्रेपोजिशन ऑन यूज होती है, बेस्ड के साथ में, हमें पता चल गया कि एक ही ऑप्शन बी आंसर हो सकता है, बाकी नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें बेस्ड के साथ में ऑन लिखा, तो वही हमारा आंसर हो गया। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब सख्त, ठीक है। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज हैव अ लोअर चांस ऑफ बीइंग इम्पोज्ड एज कंपेयर टू फाइन्स दैट आर प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंड। ऑफेंड वर्ब है, ऑफेंस नाउन है। एक इंग्लिश में और नाउन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑफेंडर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक नाउन और भी होता है इंग्लिश में, ऑफेंडर। ये भी नाउन होता है। अब तुम में से ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे कि जो ई आर और ओ आर ऐड करके हम बनाते हैं ना नाउन, वो वर्ब से नाउन बना जाते हैं। जैसे टीच से टीचर बनता है, ड्राइव से ड्राइवर बनता है, कमेंट से कमेंटेटर बनता है, ठीक है। तो ये जो ऑफेंड है ना, ये वर्ब है। एक तो मीनिंग से ऑफेंड का मतलब किसी को नाराज कर देना या कुछ गलत कर देना होता है, ऑफेंस नाउन होता है। और ऑफेंड से हम एक नाउन बनाते हैं, ऑफेंडर, ठीक है। तो जो ई आर ए ओ आर हम ऐड करते हैं ना, ये हम वर्ड्स में यूज करते हैं इनको नाउन बनाने के लिए। तो ऑफेंसर कोई वर्ड नहीं होता, ऑफेंसिव होता है, ऑफेंसर नहीं होता। तो ऑफेंडर होता है। तो आप सोचो, ऑफेंसर नहीं होता, ऑफेंडर होता है। तो ऑफेंड वर्ब होती होगी जिसमें ई आर ए या ओ आर ऐड किया गया, ठीक है। तो ई आर एक्चुअली होता है, ओ लिख दिया गलती से, इसको मैं ई कर देता हूं, एक मिनट, ठीक है। तो ये जो ऑफेंडर हमने लिखा है ना, इससे ये साबित होता है कि ऑफेंड वर्ब है, ठीक है। तो अब यहां पे आ जाओ, टू द, टू प्रेपोजिशन है, द डिटरमिनर है। तो अगर ये प्रेपोजिशन है, ये डिटरमिनर है, तो ये वर्ड इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये क्या होना चाहिए, नाउन। लेकिन ऑफेंड तो नाउन है ही नहीं, ये तो वर्ब है, इसकी नाउन फॉर्म तो ऑफेंस होती है। तो ये लिखो, stringent penalties have a lower chance of being imposed as compared to fines that are proportionate to the offense. The purpose of speaking is to communicate. भाई बोलने का पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेट करना। हम जब बोलते हैं या स्पीक करते हैं तो स्पीक करने का पर्पस क्या है, कम्युनिकेट करना, संवाद करना। I chose words that are the best for the idea I want to convey. अब कोई पर्सन कह रहा है कि मैं उन शब्दों को चुनता हूं, ठीक है, जो उस आइडिया को जो मैं कन्वे करना चाहता हूं के लिए बेस्ट होते हैं। मतलब जिस आइडिया को मैं कन्वे करना चाहता हूं उसके लिए जो बेस्ट वर्ड्स होते हैं मैं वो चुनता हूं। ये चोज जो हमने लिखा है ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कोई पर्सन अपनी हैबिट बता रहा है, कोई पर्सन जो है वो अपनी जनरल हैबिट बता रहा है, ठीक है। और आप ध्यान से देखोगे प्रेजेंट टेंस में ज्यादातर बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया टेंस है, तो ये प्रेजेंट में कोई पर्सन अपनी हैबिट बता रहा है, प्रेजेंट हैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमें प्रेजेंट टेंस के वर्ब लिखनी पड़ेंगी। ये जो हमने चोज लिखा है प्रेजेंट टेंस की वर्ब तो है नहीं, तो पास्ट टेंस की है। डिड चूज भी पास्ट टेंस की है, गलत, ठीक है। अब चूंकि ये हैबिट है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख भी नहीं सकते। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैबिचुअल एक्शन के लिए नहीं यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो वन टाइम हो, लेकिन ये तो हैबिचुअल एक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस भी गलत, ये आंसर। आई चूज वर्ड्स दैट आर द बेस्ट। तो मैं ऐसे शब्द चुनता हूं जो कि बेस्ट होते हैं, ठीक है, फॉर द आइडिया आई वांट टू कन्वे। जो आइडिया मैं कन्वे करना चाहता हूं उसके लिए जो बेस्ट वर्ड्स होते हैं मैं उनका यूज करता हूं। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक सारे बच्चे हमारे खूब खुश रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। बाय बाय, थैंक यू।